वेलकम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 5। हमने 1 कंप्लीट किया था, आज हम 5 करेंगे। थोड़ा अतरंगी तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4, फिर 3 करेंगे। ओके, तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हमें जल्दी से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट P and Q be two natural numbers such that P is greater than Q। तो मान लेते हैं P और Q दो नेचुरल नंबर्स हैं और P का वैल्यू Q से बड़ा है। तो एक एग्जांपल सेट करते हैं कि इसका वैल्यू 11 है, इसका वैल्यू 7 है। ओके, व्हेन P is divided by Q, P को डिवाइड कौन कर रहा है? Q डिवाइड कर रहा है। तो P को हमने डिवाइड किया Q के साथ, मतलब 7 डिवाइडेड बाई 11, तो 1 दिया, तो आ गया रिमाइंडर 4 और रिमाइंडर R है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट R कांट बी P माइनस Q। सेकेंड स्टेटमेंट R कैन आइदर बी Q और P माइनस Q। और थर्ड स्टेटमेंट R is definitely less than Q। तो ये 3 स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, हमें इनमें से बताना कि कौन सा ट्रू है। ओके, कौन सा ट्रू है? तो R कैन नॉट बी P माइनस Q। अगर मैं P माइनस Q करता हूँ तो आता कितना है? 11 माइनस 7 4, ठीक है। और 4 का वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं, बिकॉज P माइनस Q हो सकता है, R का वैल्यू P माइनस Q हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है Q हो नहीं सकता, इसमें लिखा है कैन नॉट, तो इट कैन। तो ये वाला स्टेटमेंट हम फॉल्स, ये ट्रू नहीं हो सकता। सेकेंड है R कैन आइदर बी Q और P माइनस Q। अब R का वैल्यू या तो Q के बराबर हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं। R का वैल्यू यहाँ पर Q के बराबर है? नहीं, R का वैल्यू है 4 और Q का वैल्यू है 7, तो दोनों तो इक्वल्स नहीं है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अब P माइनस Q ये तो हो सकता है, लेकिन Q के वैल्यू के बराबर R का वैल्यू हो नहीं सकता। तो इस वाले स्टेटमेंट को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि R का वैल्यू या तो Q के बराबर हो सकता है या फिर P माइनस Q के बराबर हो सकता है। अब देखो, P माइनस Q के बराबर R का वैल्यू हो सकता है इस वाले केस में, लेकिन Q के बराबर R का वैल्यू नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वाले स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पर फॉल्स घोषित कर दिया। अब थर्ड इज R इज डेफिनेटली लेस देन Q। R का जो वैल्यू है वो Q से छोटा है, डेफिनेटली, एकदम मतलब श्योर है, पक्का है। हाँ भाई, श्योर है। देखो, R का वैल्यू है 4, Q का वैल्यू 7 है, ऑब्वियसली R का वैल्यू 7 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा है, ठीक है। ये तो करेक्ट है और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू है, बिकॉज डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, मतलब Q, डिवाइजर Q, तो डिवाइजर का वैल्यू कभी भी, ठीक है, रिमाइंडर के वैल्यू के बराबर नहीं आता, ये आपको सबको पता होता है, ठीक है। ये कभी इसके वैल्यू हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। हो सकता है कि R का वैल्यू डिवाइजर से छोटा हो, ये हो सकता है, लेकिन R का वैल्यू डिवाइजर से मतलब बराबर इक्वल होगा, ये कभी पॉसिबल केस है नहीं। तो हमें अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन को ही ट्रू मानना पड़ेगा, बिकॉज ये एकदम सही बात है। R का वैल्यू कभी भी Q से बड़ा नहीं होगा, या फिर यू कैन से बड़ा नहीं होगा, या फिर ये यू कैन से इक्वल्स टू नहीं होगा, लेकिन हाँ लेस देन हो सकता है, ये हमेशा ट्रू है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर किया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 होगा हमारा, सॉरी अच्छा ऑप्शन C होगा हमारा आंसर। अच्छा रुको, ऑप्शन C होगा हमारा आंसर, ओनली रोमन 3, ठीक है। मतलब रोमन 3 वाला स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, बाकी के फॉल्स, मतलब ट्रू नहीं है, ठीक है। अब रोमन 2 देखते हैं, सॉरी रोमन 2 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल Px cuts the x-axis at 3 points and touches it at other
2 points then the number of zeros of px। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ग्राफ, ठीक है, कोई ग्राफ px का कोई ग्राफ अगर x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच करेगा या फिर कट करेगा उतने ही ज़ीरोस होंगे। सो देखो 3 पॉइंट्स पे उसने कट किया है और 2 पॉइंट्स पे टच किया है, तो टोटल कितने पॉइंट्स पे टच या फिर कट किया है, दोनों मिलाकर, सबको मिलाकर 3 + 2 5, तो 5 पॉइंट्स पे टच और कट किया है, तो 5 ज़ीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 5 होगा, मतलब ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा 5। ठीक है, 5 ज़ीरोस होंगे बिकॉज 3 जगह पर कट किया और 2 जगह पर टच किया, तो दोनों सबको मिलाकर 5 जगह पर टच एंड कट किया, इसलिए इतने ज़ीरोस होंगे। 3 नंबर, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² minus bx 6x² minus bx plus 2 equals to 0 is 1। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी 0 गिवन है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 1 गिवन है ऑलरेडी। देन हमें b का वैल्यू निकालना है, इस वाले b का वैल्यू निकालना है। तो भाई साहब आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, आपको पता ही है। तो यहाँ से लिख लो कि a है कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब 6, b है -b। ठीक, एक काम करो, इसको कैपिटल A लिखो तो इट विल बी बेटर, और कांस्टेंट टर्म है 2। ठीक है, a कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -b, और कांस्टेंट टर्म +2। ठीक है, क्लियर। अब d का वैल्यू 1 गिवन है, अब d का फॉर्मूला भी है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac इक्वल्स टू 1। b का वैल्यू होगा -b होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 2 इक्वल्स टू 1। -b होल स्क्वायर मतलब क्या, b² -24 इंटू 2 48। ठीक है, 24 इंटू 2 48। अब इसके बाद इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 49। फिर यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा +-7। ठीक है, +- देना ज़रूरी है। b का वैल्यू प्लस भी 7 हो सकता है या फिर -7 भी हो सकता है, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आएगा, इसलिए आपका आंसर होगा b = +-7। ये बात याद रखना। एक बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ +7 लिख के आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो इट विल बी बेटर इफ़ यू राइट इट +-7। ओके, तो अब हम कहाँ पर हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है अपना, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ 4 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ, देखते हैं। कहाँ गया, इंक चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरे इंक चेंज ही नहीं हुआ। 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ p/2 plus 3q equals to 6 and 2p minus 2q equals to 10। दोनों इक्वेशंस गिवन है, उसमें से हमें q का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना इट विल बी बेटर आई गेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, इन दो इक्वेशंस को, तो हम क्या करेंगे, हम q को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, इसमें 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इसको हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, इसको हमने किया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इम्प्लाइज देके क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू p/2 मतलब p आएगा सिर्फ, प्लस ये हो जाएगा 3q मतलब 6q इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6p
माइनस ये हो जाएगा 6q, ये हो जाएगा 30। ओके, तो 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर साइन क्या है, साइन ऑपोजिट है, तो साइन ऑपोजिट जब होता है तो प्लस करते हैं, तो इसको कर दो तुम ऐड, तो p प्लस 6p कितना हो जाता है, p प्लस 6p हो जाता है 7p, ये माइनस 6q और ये प्लस 6q कैंसिल, और ये 30 प्लस 12 42। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/42 6, p का वैल्यू आ जाता है 6। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पुट करने के बाद 2 × 6 माइनस 2q इक्वल्स टू 10, यहाँ से 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 10, और फिर यहाँ से 2q का वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर, तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर, और आपको q का वैल्यू 1 आ चुका है, मतलब आंसर आ चुका है आपका। ऑप्शन कौन सा होगा, अच्छा ऑप्शन, अरे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा सी। ओके, इसका ऑप्शन होगा सी। तो q का वैल्यू है 1। ओके, q का वैल्यू है 1, और ये ऑप्शन कौन सा है भाई, q का वैल्यू 1, ऑप्शन ए है, तो मैं टिक कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। चलिए यहाँ भी टिक कर देते हैं, ऑप्शन ए कहाँ गया, हाँ चलिए ये तो हो गया, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाई साहब, if 7 times the 7th term of an AP is equals to 11 times the 11th term, then its 18th term will be। बहुत सिंपल है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखना पड़ेगा आपको, let the AP be a, a plus d, a plus 2d। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि बोर्ड्स में आपको नहीं तो ये मतलब यहाँ पर काट सकता है मार्क्स, क्योंकि आपने मेंशन ही किया कि एपी कैसा है, तो आपने बिना मेंशन किए ही आपने ये वाला टर्म वो वाला टर्म ले लिया है ना। क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि थोड़ा सा वेट, हाँ, गिवन ये है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म को हमने 7 से इंटू किया, इट इज़ इक्वल्स टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, 11th टर्म से 11 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, 11 को, अच्छा ठीक है, हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, 7 इंटू 7th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d, और 11 इंटू इसका फॉर्मूला a प्लस 10d, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7a प्लस 42d इक्वल्स टू 11a प्लस 110d। अब यहाँ से क्या करें, ओके, अब देखो यहाँ से क्या आता है हमारा आंसर, यहाँ से हमें मिलता है 4a इक्वल्स टू 110 से 42 को माइनस किया तो ये हो गया 10 68, ओके 68। सो 4a इक्वल्स टू 68d, यहाँ से 2 से कैंसिल जाएगा, 4 से डायरेक्ट कैंसिल चला जाता है, तो इक्वल्स टू 17d। ठीक है, तो हाँ, a इक्वल्स टू 17d, तो a का वैल्यू 17d के बराबर आ जाता है। फिर क्या, ये 17 है ना, हाँ 17, हाँ ठीक है। अब क्या फाइंड करने के लिए बोला, 18th टर्म फाइंड करने के लिए बोला। 18th टर्म मतलब a18, मतलब a प्लस क्या बोलते हैं इसको, 17d। ठीक है, अब कुछ और गिवन है क्या इसमें, तो और कुछ गिवन, 7 टाइम्स इक्वल्स टू, कुछ और है क्या इसमें गिवन, कुछ और गिवन। अच्छा, ये तो इक्वल है, हाँ इक्वल है, 4a प्लस 6d, इसको मैंने इधर लाया, ओह सॉरी, मैंने कुछ गलती किया है, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती किया है, यहाँ पर एक्चुअली
अगर मैं 11 को यहाँ लाऊंगा तो मुझे -4a मिलेगा, और अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो मुझे -68d मिलेगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सॉरी, अब मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 8 + 17d इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से a + 17d इधर आ जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब a + 17d किसका फार्मूला है भाई? 18th टर्म का फार्मूला है, तो लिख दो भाई a 18 इक्वल्स टू 0। तो 18th टर्म का वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, सॉरी, उस तरफ वहाँ पर मेरा गलती हो गया था। सो द आंसर विल बी 0 एंड इट इज़ ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी है और ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए, गलती कर ही सकते हैं भाई, इंसान ही हूँ है। ठीक है, सो माफ़ कर दीजिएगा। तो अब आपका 6 नंबर करना है ना? हाँ, 6 नंबर कहाँ है देखते हैं। 6 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15 फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो, जब भी कोई पॉइंट ओरिजिन से अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है कि वो पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको पता ही है क्या? √x² + y²। ठीक है, x का वैल्यू बिठा दो, y का वैल्यू बिठा दो, आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या है? 20, इसका होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट है 15, इसका होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स लिखना मत भूलना भाई, यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, यूनिट्स लिखना भूल गए तो मार्क्स भी भूल जाओ। ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 225 रूट के अंदर यूनिट्स, तो ये हो जाता है 625 यूनिट्स। 625 यूनिट्स मतलब 25 यूनिट्स रूट हटने के बाद इतना होगा आपका आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है जी? ये ऑप्शन 25 का, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, हो गया ना आंसर? इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हमने निपटा लिया भाई। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं आराम से, हौले हौले। 7 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ओके, तो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका नाम है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है -6,10 और बी का कोऑर्डिनेट 3,-8, और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है पी मान लेते हैं भाई इसको। ठीक है, -4,6। अब ये पॉइंट इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को? बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, जो करना है वही करेंगे ना। लेट द रेशियो बी k:1। लेट द रेशियो बी k:1। मान लेते हैं इसने k:1 रेशियो में डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, तो हम, अच्छा मुझे बताओ, सेक्शन फार्मूला की मदद से हम किसका कोऑर्डिनेट निकालते थे? इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो गिवन है, एक हम फिर से फार्मूला लगा के इसको लिख सकते हैं। मतलब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि p -4,6। अब इसका कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूला की मदद से लिखेंगे, जो कि होगा mx2 + nx1। mx2 क्या है? 3 प्लस n इंटू x1 है -6 बाई m + n। ठीक है, रेशियो को प्लस किया, कॉमा अभी y2, तो k इंटू y2 इंटू 1 इंटू 10 बाई k + 1। ठीक है, ऐसे होगा। अब गौर से देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, और हम इसको भी फिर से सेक्शन फार्मूला की मदद से निकाल रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा भी सिलेक्ट करो। तुम y कोऑर्डिनेट को बराबर लिखो, या फिर x कोऑर्डिनेट को, तुमको k का वैल्यू जो मिलेगा उतना ही होगा इसका रेशियो। ओके, तो हम क्या किया, comparing y coordinates of both the sides, y coordinates of both the sides।
वी गेट। तो एक वाई कोऑर्डिनेट लिया तो यहाँ पर 6 है, इक्वल्स टू ये होगा -8k + 10 बाई k + 1 के बराबर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6k + 6 इक्वल्स टू -8k + 10। तो इधर आएंगे तो 14k हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, k का वैल्यू 4/14 हो जाएगा, मतलब 2/7। k का वैल्यू 2/7 हो जाएगा ना। अगर k का वैल्यू 2/7 हो जाता है तो रेशियो क्या होगा, 2:7। तो हैंस जो रेशियो होगा वो होगा k:1, मतलब 2:7। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। खुश रहो, अभी आंसर मिल चुका है, 7 का ए होगा। ओके, 7 का ए, ऑप्शन ए। हाँ जी, हो गया। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आज हम क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है, 21 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और हम अभी भी क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं, अभी 8 नंबर पे हैं। जल्दी करते हैं, ठीक है। 8 नंबर, द एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है, इसके अंदर जो सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का आपको एरिया निकालना है जो हम इसके अंदर, मतलब इस वाले स्क्वायर के अंदर हम इसको इंस्क्राइब कर सकते हैं, उस वाले सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ये लीजिए, आपका सर्कल और स्क्वायर इंस्क्राइब हो चुका है। और कुछ बोला गया है कि इसमें इंफॉर्मेशन, अच्छा, इस स्क्वायर का जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस सर्कल का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो इस सर्कल का जो डायामीटर है, ठीक है, इस सर्कल का जो डायामीटर है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। सो डायामीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायामीटर अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 3/2। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल विल बी πr²। πr² मतलब पाई इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, 9 पाई बाई 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बहुत सरल सा क्वेश्चन। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक डायग्राम है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा, थोड़ा वेट कीजिए, ऐसा और ऐसा, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ से, और सॉरी यहाँ से, हाँ जी। तो ये है 110 डिग्रीज, ये P, ये O, ये Q और ये T। क्या बोला, एंगल PTQ कितना होगा। अरे भाई सिंपल है यार, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, आपको पता ही है। ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। तो इसमें से अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 180 - 110 70 डिग्री। सर सिंपल। तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 होता है। एक थ्योरम है, उस थ्योरम को लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से एंगल PTQ हो जाएगा 70 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट मत करो इसमें, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों एंगल्स, इसका आपका प्रूफ भी है। ठीक है, थ्योरम RS अग्रवाल में है, इसका प्रूफ भी आपको करने में आता है। ठीक है, अब ये 180 कैसे हुआ बताता हूँ। ये 90 है, ये 90 है, कैसे 90, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। सिमिलरली ये रेडियस, ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। सिंपल,
सो 9 नंबर हो गया इजी। 10 नंबर ये भी इजी है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। आइए 10 नंबर करते हैं, जगह है यहाँ पर तो हम यहाँ करेंगे। इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई R2 एंड R1 इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। तो दो सर्कल है, एक का रेडियस है R1, अच्छा कैसे लिखा है R1, कैपिटल R1, ठीक है, और कैपिटल R2, ठीक है। ये दोनों रेडियस है किसके, दोनों सर्कल्स के, ठीक है। अगर उन दोनों का सर्कमफरेंस को सम किया जाए तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो उनका सर्कमफरेंस को सम करो, तो जिसका रेडियस R1 होगा उसका सर्कमफरेंस होगा 2 पाई R1, जिसका सर्कमफरेंस का रेडियस है R2 तो उसका R2। अब देखो इन दोनों का सम बोला गया है कि 2 पाई R के बराबर है, मतलब एक और सर्कल है जिसका रेडियस R है उसके बराबर है। अब यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या क्या स्टेटमेंट है देखो। स्टेटमेंट ए है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R के बराबर है। अब स्टेटमेंट बी है R1 प्लस R2 इज़ ग्रेटर देन R होगा। और ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ये स्टेटमेंट सी है R1 प्लस R2 का वैल्यू R से छोटा होगा। और ऑप्शन डी है नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा नहीं, आई नो ऑप्शन डी कभी होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से आप 2 पाई को कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 पाई R, 2 पाई गया, उड़ गया, क्या रहा R1 प्लस R2 का वैल्यू कैपिटल R के बराबर। बस सिंपल ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, और सॉरी ऑप्शन ए नहीं, मतलब स्टेटमेंट ए इसका आंसर है। अगर इट इज़ ऑप्शन, ओह ये तो ऑप्शन ए है, फिर इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन भाई, ये तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो अब हम 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर कहाँ गया, आहा कहाँ गया, आहा जी आ जाइए भाई। चलिए भाई, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। वैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बहुत कम ही देखा है सैम्पल पेपर में। सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, आपको सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना है, मतलब कॉट थीटा उसमें होगा, उस वैल्यू में, रूट के अंदर ऐसे ऐसे होगा। तो कैसे करेंगे, कॉट थीटा कैसे लाएंगे, हाँ ला सकते हैं। देखो हमें एक फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट भी दे देंगे इसको, तो सेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं कॉट के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, कैसे 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ तक आंसर खत्म मत करो, एलसीएम लेने से ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सब रूट के अंदर। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रूट से निकल जाएगा, तो रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट के अंदर सिर्फ, और कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, ठीक है, जेल से, तो वो सिंगल हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ओके। और ये ऑप्शन सी के बराबर होगा, ओके। ऑप्शन सी इज द आंसर। सिंपल, बहुत ही लल्लू क्वेश्चंस थे, ओके। लल्लू क्वेश्चंस भी इसको मैं रिगार्ड नहीं करना चाहता भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो 11 नंबर के ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखो आराम से, इजी क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन इज इफ 10x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू निकालो। तो मुझे बताओ 10 के किस वैल्यू के वजह से मतलब कौन से एंगल में हमें वैल्यू 1 मिलता है। तो 10 45 डिग्री में हमें 1 मिलता है, तो इसके जगह पे लिखो 10x प्लस 50 डिग्रीज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री में हमें 1 वैल्यू मिलता है। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ओके। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि x प्लस 50 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, और यहाँ से हमें x का वैल्यू जो होगा x, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, लॉल, मैंने इसको थोड़ा अलग लिखा है, सॉरी, ये 5x प्लस 30 होगा,
5x प्लस 30, 5x प्लस 30, 30 डिग्रीज लिखो, 5x प्लस 30 डिग्री। ओके, तो 5x प्लस 30 डिग्री का वैल्यू होगा x 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू 45 माइनस 30, 15, 15/2 3, x इक्वल्स टू 3 डिग्रीज, और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया थोड़ा सा, तो इट इज़ ऑप्शन सी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ साइन ए इक्वल्स टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है अपने पास। क्या टेक्निक है देखिए, अपने पास एक फार्मूला है ज़रूर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन ए का, अच्छा साइन ए का नहीं सॉरी कॉज ए का, कॉज ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर। अब हमारे पास साइन ए का वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर है ना, 12/13 होल स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो 12 स्क्वायर मतलब 144, तो 1 माइनस 144/169। ओके, रूट के अंदर होगा। रूट के अंदर होने के बाद 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 कितना होता है देखते हैं, सारे के सारे रूट के अंदर। 169 माइनस 144 होता है 25, और ये नीचे है 169 रूट के अंदर। तो रूट 25 इज़ 5 एंड रूट 169 इज़ 13, तो 5/13 इज़ द आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, 5/13 इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन सी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ़ k प्लस 2, 4k माइनस 6 and 3k minus 2 are three consecutive terms of an AP, then find the value of k। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इफ़ k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive terms of AP, then find the value of k। तो ये वाला जो सेक्टर है ये है एरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन में क्या बोलता है कि भाई अगर ए बी सी अगर AP में है तो क्या होगा, तो फिर जो मिडल टर्म होता है मतलब बी होता है वो a प्लस c/2 के बराबर होता है। ओके, तो इस वाले फार्मूला की मदद से, एरिथमेटिक मीन वाले फार्मूला की मदद से हम कुछ कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है k प्लस 2, इसके बाद है 4k माइनस 6, इसके बाद है 3k माइनस 2। इन ये सब AP में है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो ये A है, ये B है, ये C है। सो B इक्वल्स टू A प्लस C/2। ओके, तो हियर, तो नाउ B मतलब 4k माइनस 6 इक्वल्स टू A मतलब k प्लस 2 प्लस C मतलब 3k माइनस 2/2 के बराबर होगा। यहाँ से -2 + 2 कैंसिल, ये होल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8k माइनस 12 इक्वल्स टू 4k। यहाँ से 4k का वैल्यू आ जाता है 12, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाता है 3। ओके, यहाँ से k का वैल्यू आ जाता है 3। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। ओके, और ये ऑप्शन ए है। ओके, इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn गिवन है 3n² प्लस n। अब तुमको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है d, सो d इज़ ऑल्सो गिवन 6। यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो बहुत ईजी है। तो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे S1 क्या मिलेगा, 3 × 1² प्लस 1 मतलब 4। और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, बस हो गया। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टर्म है, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। बस कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हो गया ऑटोमेटिक आंसर। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ओके, आपको तो पता ही है कि सम ऑफ वन टर्म इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म, बिकॉज अगर तुम एक AP में सिर्फ एक टर्म को सम करोगे तो तुम कौन से वाले टर्म को सम कर रहे हो, फर्स्ट टर्म को, इसलिए सम ऑफ
फर्स्ट टर्म या फिर सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एन इवेंट PE plus P not E equals to x, we have to find x cube minus 3। तो हमें पता है also, अच्छा सॉरी, also we know that कि P means probability of an event and probability of not an event का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू भी x के बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू 1 के बराबर है। अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 3, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3 मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3 मतलब 1 क्यूब माइनस 3 मीन्स 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो आंसर होगा -2 और ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ये है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 नंबर्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा वो प्रोबेबिलिटी बताता है, which would be probability of a event। तो बहुत सारे नंबर्स गिवन है, 1.00001, ये भी एक नंबर गिवन है। तो 99% आपको तो ऑप्शंस भी है। पहला ऑप्शन है ओनली रोमन 1 and 2, सॉरी 1 and 3। ऑप्शन बी है ओनली रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4। ऑप्शन सी है ओनली रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 और रोमन 5। और ऑप्शन डी है ओनली रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 और रोमन 6। ठीक है, तो गौर से देखते हैं। देखो, रोमन 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो जहाँ भी ऑप्शन 1 है वो सारे के सारे गए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, कन्फर्म्ड है। फिर 0.00001 मतलब क्या, फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये 0 से तो बड़ा है, ये 0 से बड़ा है 0.00001, लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, ये हो सकता है। तो रोमन 2 तो हो सकता है। तो रोमन 2 किस पे है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, अब देखते हैं रोमन 3, हाफ भी हो सकता है बिकॉज इसका वैल्यू क्या है 0.5, क्या है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो ऑप्शन 3 भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है किसी ना किसी इवेंट का। तो रोमन 3 भी दोनों तरफ है। ओके, अब वो 4 देखो, 1 भी हो सकता है बिकॉज प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर मतलब क्या, श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है ये 1। तो रोमन 4 भी किसी ना किसी इवेंट का मतलब श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है। तो 4 भी दोनों में है। अब युद्ध होगा 5 और 6 में, कौन सा होगा। 5 में देखो 1.00001, अब ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से 1.00001 बड़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी है कभी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन 5 कैंसिल। तो ऑप्शन 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कैंसिल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन होगा। क्यों, बिकॉज किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बराबर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मॉड, मीडियन एंड मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब ऑप्शन फार्मूला मतलब यूज़ करने के लिए नहीं आता, कभी कभी MCQ में पूछा जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला बताइए, तो आपको बताना है। आंसर है कि मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। an यहाँ पर सिर्फ an है इसलिए 2 हुआ,
यहाँ पर ए एन के साथ एक आई है इसलिए 3 हुआ, यहाँ पर कोई ए एन नहीं है इसलिए कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, सिंपल सा टेक्निक है ये मैं ऐसा याद रखता हूँ। तुम लोग कोई और टेक्निक निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन होगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में आ चुके हैं, जो कि है असर्शन रीज़न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, आई गेस सो, आई होप सो। Assertion: the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 is 77 by 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है अगर उस सर्कल का सर्कमफरेंस 22 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को मान लेते हैं आर, कि सर्कल का रेडियस जो है वो आर सेंटीमीटर है। लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। तो फिर अब हम अगर सर्कमफरेंस निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सर्कमफरेंस 2 पाई आर के बराबर मिलेगा, है ना। लेकिन सर्कमफरेंस तो क्वेश्चन में गिवन है 22, इम्प्लाइज 22 इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये कैंसिल, 11 आएगा। 11 इक्वल्स टू 22 बाई 7 इंटू आर, कैंसिल हो गया 2। तो ये होगा 7 बाई 2 इक्वल्स टू आर। तो रेडियस हो गया 7 बाई 2 सेंटीमीटर। अब क्या? अब एरिया निकालते हैं क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22 इंटू 7, 22/7, 7/2 इंटू 7/2, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बहुत कुछ कैंसिल किया, करने के बाद आ गया 77/8, ठीक है। तो एसर्शन तो भाई ट्रू है, एसर्शन इज़ ट्रू। तो एसर्शन इज़ ट्रू। अब देखते हैं कि क्या रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज़ पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब रीज़न में लिखा है कि जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है अगर रेडियस आर है। तो ये भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ऑब्वियसली है। कैसे है? बिकॉज हमने यहाँ पर क्या निकाला है? हमने यहाँ पर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाला है, ठीक है। और रीज़न कहता है कि अगर रेडियस आर है तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया? हमने इनडायरेक्टली रीज़न का मदद लिया, जिससे कि हमने एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाला, ठीक है, जो कि होगा हाफ ऑफ पाई आर 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो रीज़न और एसर्शन करेक्ट है, और रीज़न जो है वो एसर्शन को कम्प्लीटली जस्टिफाई भी करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए कि एसर्शन एंड रीज़न आर बोथ करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बिकॉज एसर्शन में हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाला, जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। और रीज़न में भी हमने यही बोला गया है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया अगर उसका रेडियस आर है तो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए होगा, ओके। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is given by Sn, अच्छा, Sn equals to 6n plus 7n square, then its nth term is 7n square। nth टर्म होगा 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं, ओके। लेट्स सी कि nth टर्म क्या 7n स्क्वायर आता है या नहीं। तो एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर
कि जो nth टर्म है, जो nth टर्म है वो इतना है ना। तो देखो nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ये एक फॉर्मूला है किसी भी टर्म को निकालने के लिए। अगर आपके पास सम पता है, सपोज मुझे चाहिए क्या, मुझे 10th टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10th टर्म सम ऑफ 10 टर्म से सम ऑफ 9 टर्म्स कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 10th टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म माइनस कर दूं, तो मुझे ये nth टर्म मिलना चाहिए, मुझे ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो असर्शन ट्रू है। ठीक है, तो देखते हैं क्या असर्शन ट्रू है नहीं। तो एस एन तो पता ही है, तो एस एन माइनस 1 करता हूँ, तो यहाँ पर 6 इंटू एन माइनस 1 कर दो और 7 इंटू एन की जगह पर एन माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बस एन की जगह पर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर करते हैं, तो 6n माइनस 6 प्लस 7n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 1, ओ सॉरी प्लस 7 इंटू 1 7, इतना आता है। तो अब क्या होगा देखते हैं। 7n स्क्वायर और ये हो गया माइनस 8n और ये हो गया प्लस 1, इतना आता है। अब हम इससे इसको माइनस करेंगे, अगर ये आता है तो हमारा असर्शन ट्रू है। तो अभी nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर साइन चेंज तो प्लस 8n, फिर से साइन चेंज माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 14n माइनस 1। तो गौर से देखो, हमें nth टर्म मिला है 14n माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। देखो ये nth टर्म का वैल्यू मिला है हमें और ये nth टर्म का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इक्वल नहीं है, मतलब असर्शन फॉल्स है। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स। तो जब भी असर्शन फॉल्स होता है तो हमें और रीज़न की तरफ देखना नहीं पड़ता, हमारे पास अलग सा ऑप्शन है जिसमें बोला जाता है कि असर्शन फॉल्स मतलब क्या, ऑप्शन डी। जब भी देखोगे कि असर्शन फॉल्स है तो समझ जाओ कि ऑप्शन डी होगा आंसर। सिंपल सा बात है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो और रीज़न को देख के, आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स मतलब ऑप्शन डी, सिंपल से बात है। अब गौर से देखो, एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो सम ऑफ n टर्म्स का जो इक्वेशन होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपको याद रखना है। जब भी आपको सम ऑफ ऐसे n टर्म्स का वैल्यू आएगा तो अब आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हमेशा। सम के क्षेत्र में, वो मैं सम के बारे में बोल रहा हूँ, सम। और जब भी आपको nth टर्म होगा वो हमेशा आपका लीनियर इक्वेशन में आएगा, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, सॉरी पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरी बातों को समझ जाओ, मेरी जज्बातों को समझ जाओ। तो सम ऑफ n टर्म्स हमेशा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेगा। और nth टर्म का जो इक्वेशन होगा वो हमेशा आपको लीनियर पॉलिनोमियल में मिलेगा, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक में नहीं मिलता ये, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलेगा। और nth टर्म हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तभी तो देखो nth टर्म निकाला तो हमें लीनियर फॉर्म में मिला, जबकि ये क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख के समझ आ जाएगा। ओके, तो कुछ बातें आपको याद रखनी है जिससे कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, हाँ भाई क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली असर्शन रीज़न। ओके, तो असर्शन फॉल्स है और रीज़न तो ट्रू है। रीज़न क्या है, रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, देखना नहीं पड़ेगा रीज़न आँख बंद करके ट्रू लिख दो भाई, रीज़न ट्रू है। असर्शन फॉल्स मतलब रीज़न इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये ऑप्शन ए ऐसा है। एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन ए। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।